हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो मिडेवल इंडिया की क्लासेस शुरू की थी, उसमें आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत पीरियड से होगा। इससे पहले मैंने मिडेवल इंडिया की फर्स्ट क्लास में मुस्लिम इन्वेजन्स एंड राइज ऑफ इस्लाम के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है, तो उसको भी आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस की जो नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें और वहां से जाकर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा ये दूसरी सोशल साइट्स भी हमारी यहाँ पर दे रखी हैं, तो इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं और ऐसी सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाद हम लोग अपने मुगल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सोशल कीवर्ड्स और लिंक्स भी लगाए हैं, ये आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इन पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, यानी कि सल्तनत पीरियड। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया है कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है और उस क्वेश्चन को बिल्कुल इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पूरा चैप्टर यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि द पीरियड बिटवीन, यानी कौन से पीरियड की बात हो रही है, इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। यानी कि इंडियन हिस्ट्री का वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसको हम लोग सल्तनत पीरियड या फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जानते हैं। तो वो टाइम पीरियड है हमारा 1206 से लेकर के 1526 तक का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1206 एडी से लेकर के 1526 एडी तक का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है क्या, यानी कि 1206 ये वही टाइम पीरियड है जिसमें मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। मोहम्मद गौरी की डेथ होती है और मोहम्मद गौरी के जो 4 हमने स्लेव्स पढ़े थे, 4 गुलाम पढ़े थे, उसमें सबसे ज्यादा जो एक तरीके से सक्सेसफुल जो गुलाम था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब गौरी की डेथ होती है, तो उसका जितना भी किंगडम है, उसके 4 स्लेव्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसमें से जो दिल्ली वाला रीजन है, वो किसको मिलता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन करता है। तो 1206 में ही हमें दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन देखने को मिलती है, यानी कि फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और ये कौन था? ये गौरी का गुलाम था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो 1206 से लेकर के 1526 तक इस पीरियड को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जानते हैं। और 1226 में हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलता है और इसी बैटल में फिर मुगल रूल यहाँ पर आ जाएगा हमारे इंडिया वाले रीजन पे। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तुमने बात कर ली कि 1206 से लेकर के 1526 तक का टाइम पीरियड इंडियन हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड या फिर सिर्फ सल्तनत पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा पीरियड है, ये लगभग 300 सालों तक चलेगा, यानी कि 300 ईयर्स तक लगभग यहाँ पे रूल करेगी दिल्ली सल्तनत। और इसके बीच में हमें 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती है, यानी कि 5 राजवंश देखने को मिलते हैं इसी टाइम पीरियड के बीच में। यानी कि 1206 से लेकर के जो 1526 तक टोटल हमें 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती है जो रूल करेंगी। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो डायनेस्टीज कौन सी है और उसके यहाँ पे मैंने फाउंडर लिख रखे हैं, तो उसके फाउंडर कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी कौन सी है? सबसे पहली हमारी मामलुक, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि मामलुक या फिर गुलाम वंश। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, इन दोनों के ही फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की डायनेस्टी आएगी हमारी, वो है खिलजी डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन है? जलाल उद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड डायनेस्टी है, वो है हमारी तुगलक डायनेस्टी।
और इसके फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। वहीं जो 4th नंबर की वो हमारी है सैयद डायनेस्टी और इसके फाउंडर हमारे खिज्र खान। उसके बाद बात करेंगे लोधी जो डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बहलुल लोधी, जो कि हमारी 5th नंबर की डायनेस्टी है। तो कभी-कभार ये सीक्वेंस से हमसे पूछ लेता है कि इन डायनेस्टीज को इनके रूलिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाओ कि किसने पहले रूल किया है, किसने बाद में रूल किया है। तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन पांचों डायनेस्टीज में सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है? तो सबसे लंबा टाइम वो तुगलक डायनेस्टी का रहा है, ठीक है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे लॉन्गेस्ट रहा है, यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक इसने रूल किया है। और सबसे कम रूल जो टाइम पीरियड पर रूल किया है वो खिलजी डायनेस्टी ने किया है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है, ठीक है? ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से चारों डायनेस्टी दे देगा कोई सी, और पूछेगा सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका है, तो वो तुगलक का है। सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका है, तो वो खिलजी डायनेस्टी का है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर तैयार होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड हमारा है कि मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, यानी कि वास्तुकला की जो मामलुक शैली है वो किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है? लोधी है, खिलजी है, स्लेव यानी कि गुलाम, या फिर तुगलक। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम देखने को मिलता है मामलुक वंश, ठीक है? तो मामलुक स्टाइल आर्किटेक्चर इसी डायनेस्टी का है, किसका? स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि गुलाम वंश का। अब बात करते हैं मामलुक स्टाइल था क्या। तो एक्चुअल में ये ऐसा आर्किटेक्चर का स्टाइल था जिसमें मोस्टली स्टोन्स का यूज किया जाता था, यानी किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, मतलब बनाने के लिए स्टोन्स का यूज किया जाता है, और उसके जो गेट्स हैं वो ज्यादातर लकड़ी के बनाए जाते थे। तो इस तरीके की जो आर्किटेक्चर है गुम्बद टाइप की, उसको हमें मामलुक स्टाइल में देखने को यहाँ पर मिलती है। तो जो मामलुक आर्किटेक्चर स्टाइल का वो स्लेव डायनेस्टी का है, और स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद रखना है, कई बार डायरेक्टली ये पूछ लेता है। तो 1206 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और 1290 तक, यानी कि ये पीरियड हमें किसका देखने को मिलता है? ये स्लेव डायनेस्टी का देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मामलुक डायनेस्टी। अभी हमने बात कर ली है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो मामलुक वंश था यानी गुलाम वंश था, इस वंश में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, मैंने उनको एक सीरीज में ले लिया है, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उसके बारे में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो सबसे पहले इसके जो फाउंडर है यानी कि संस्थापक वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। उसके बाद हमें इल्तुतमिश देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें रजिया सुल्तान देखने को मिलती है, जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी हैं। उसके बाद हमें बलबन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें क्यूमार्स देखने को मिलते हैं, जो कि लास्ट रूलर भी है। क्या है? ये लास्ट रूलर भी है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फाउंडर या फर्स्ट रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका? स्लेव डायनेस्टी का। और लास्ट रूलर कौन है? तो क्यूमार्स है। बाकी इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन से मैंने आगे क्वेश्चंस लिए हैं, तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द दिल्ली सुल्तान हु कम्ड टू इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हॉर्स वॉज, यानी कि दिल्ली सुल्तान जो घोड़े से गिरने के परिणाम स्वरूप चोटों के कारण दम तोड़ दिया, वह कौन था? यानी कि पीरियड का, यानी दिल्ली सल्तनत पीरियड का वो कौन सा सुल्तान था जिसकी मौत घोड़े से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक लिए हैं कि सारे ही रूलर्स आपके यहाँ से कवर होंगे। तो कुतुबुद्दीन की ही मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो एक टाइप का गेम खेल रहा था, ठीक है? उस गेम को हम लोग चौगान बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअल में इसको हम लोग पोलो के नाम से भी जानते हैं। जैसे पोलो आपने गेम देखा होगा, उसी की तरह एक चौगान गेम होता है जो घोड़े के ऊपर बैठकर खेला जाता है। तो उसी को खेलते वक्त उससे वो गिर गया था घोड़े से, और उसी के रिजल्ट उसको कई सारी, मतलब चोट लग गई उसको काफी सारी, और उसी के चलते उसकी मौत भी हो गई थी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा सुल्तान है जिसकी मौत घोड़े से गिरकर या फिर चौगान या पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। फिर बात करते हैं अब कुतुबुद्दीन ऐबक से और कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने सभी इमेजेस को अच्छे से अरेंज किया है, तो कोई भी इमेज भी आपकी नहीं छूटेगी, ताकि सभी चीजें आपके यहाँ से तैयार भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके टाइटल्स के बारे में, ठीक है? सल्तनत पीरियड में और मुगल्स में और मॉडर्न इंडिया में भी हम लोग टाइटल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अलग अलग रूलर के जो टाइटल्स दिए गए थे उनको, तो उसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो वहीं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो उसके कौन कौन से टाइटल्स थे, कौन कौन से उसको उपाधियां थी, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली उपाधि इसकी देखने को मिलती है हमें कमांडर इन चीफ की, यानी कि सिपह सालार की।
एक्चुअल में ये जो था, आगे के जो रूलर्स होंगे वो सुल्तान के टाइटल को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से कमांडर इन चीफ था गौरी का, तो इसने वही टाइटल अज्यूम करा, सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं करा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहला तो हमें देखने को मिलता है कमांडर इन चीफ का, दूसरा हमें देखने को मिलता है लाख बख्श का। क्यों? क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लाखों का दान करता था लोगों को, इसकी दानवीरता के कारण इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। उसके बाद थर्ड टाइटल देखने को मिलता है पील बख्श। ठीक, इसको ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हाथियों का दान करता था, इसलिए इसको पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। वहीं इसका फोर्थ नंबर जो टाइटल है वो है कुरान खां। ये कुरान को भी पढ़ता था, ठीक है, तो इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि भी दी गई। वहीं फिफ्थ नंबर का टाइटल इसका आमिर आखूर। ये टाइटल इसको गौरी ने दिया था, ठीक है। आमिर जो आखूर का टाइटल है मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये 5 टाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन-कौन सी बिल्डिंग्स को बनवाया है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बिल्डिंग इसकी देखने को मिलती है हमें कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है? जो कहाँ पड़ती है? ये महरौली दिल्ली में पड़ती है और ये हमें पहली मस्जिद देखने को मिलती है भारत की। यानी कि भारत की जो पहली मस्जिद है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया है, वो यही है कुब्बत उल इस्लाम। इसकी इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये है इसकी इमेज। तो ये इसकी इमेज देखने को मिल रही होगी आपको कुब्बत उल इस्लाम की, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, एक्चुअल में वो मटेरियल पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो उनका अवशेष बचा था, उसी अवशेष की हेल्प से इस इमारत को बनाया गया, इस बिल्डिंग को बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसके जो पिलर्स हैं ये, ठीक है? इसके पिलर्स पे कई सारे हमें ऐसे कमल के या दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसा लगता है कि ये जो है, वो कहीं न कहीं मीनार रही होगी किसी हिंदू मंदिर की। तो ऐसे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो कई सारे मंदिर को तोड़ा गया और उसी के जो अवशेष हैं, उसी के ऊपर या उन्हीं का यूज़ करके ये जो बिल्डिंग थी वो बनाई गई थी, जिसको फर्स्ट मॉस्की ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो पहला आपको तैयार हो गया। दूसरी इसकी जो बिल्डिंग थी वो थी हमारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है? जो कि अजमेर राजस्थान में इसने बनवाया था। ये देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है, ठीक है? तो इससे यही क्वेश्चन बनेगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और अजमेर वाले रीजन में बनवाया था। थर्ड इसकी बिल्डिंग देखने को मिलती है हमें कुतुब मीनार, क्योंकि इसके नाम में ही है, क्योंकि इसका नाम क्या था? कुतुब। कुतुब, उद, दीन और ये ऐबक, ये पूरा नाम था इसका। तो इसके नाम में ही कुतुब है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कुतुब मीनार है, उसकी जो पूरी कुतुब मीनार तो इसने नहीं बनवाई है, क्योंकि जो कुतुब मीनार है, उसमें हमें 5 मंजिल देखने को मिलती हैं। ठीक, कौन-कौन सी? एक मंजिल ये है, ठीक? ये दूसरी मंजिल हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई। तो जो 5 मंजिल है, इसमें से जो पहली मंजिल है या फिर ऐसा बोल दें कि इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, यानी कि जो उसकी पहली मंजिल है, फर्स्ट स्टोरी है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। अब कहाँ है ये? दिल्ली में, ठीक है? फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जो कि है हमारा कि द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वाज़ बिल्ट इन व्हिच ईयर? यानी कि इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष में बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो 1235 एडी में बनवाया गया था यहाँ पर, ठीक है? अब इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वाज़ बिल्ट इन 1235 एडी। अभी बात करी थी हमने। इट इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ कुब्बतुल इस्लाम नियर द कुतुब मीनार। यानी कि कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम और ये टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ये सारी ही बिल्डिंग्स जो हैं, मोस्टली बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे दिल्ली के महरौली वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? तो जैसे शॉपिंग मॉल होता है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स में कई सारी दुकानें होती हैं। ऐसे ही जो हमारा दिल्ली में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको कई सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गई, ठीक है? यहाँ पर अलाई दरवाज़ा हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, या फिर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो गई, इसके बीच में जो आँगन है, इसमें हमें आयरन पिलर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारी बिल्डिंग जो है पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है, अब इसके बारे में थोड़े डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इल्तुतमिश जो था वो कौन था? तो स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसका ये गुलाम था और उसका दामाद था,
ठीक है, 2 याद रखना है, एक तो उनका गुलाम था, एक उसका दामाद था, यानी कि सन इन लॉ। फिर अगला हमें याद रखना है कि स्लेव्स ऑफ स्लेव, इसको हम लोग गुलामों का गुलाम कहा जाता है, किसको? इल्तुतमिश को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बन जाता है कि किस रूलर को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, स्लेव्स ऑफ स्लेव कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो किसका गुलाम था? ऐबक का। तो इल्तुतमिश जो है वो किसका गुलाम था? वो था हमारा ऐबक का गुलाम। ऐबक किसका गुलाम था? ये था गौरी का गुलाम। तो इल्तुतमिश उस व्यक्ति का गुलाम है जो खुद ही किसी का गुलाम है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि गुलामों का गुलाम। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं क्या है, ये सूबेदार और बदायूं, जो कि यूपी वाले रीजन पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो बदायूं। तो जब इल्तुतमिश शासक नहीं बना था तो उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सुल्तान बनने से पहले ये, या फिर रूलर बनने से पहले इल्तुतमिश जो था कौन से रीजन का सूबेदार था? तो बदायूं का था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कैपिटल, इसकी कैपिटल हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, इसने अपनी कैपिटल दिल्ली में बनाई है। और जो ऐबक था, इससे पहले हमने पढ़ी है, तो जो ऐबक है, ऐबक की जो कैपिटल है वो हमें लाहौर में देखने को मिलती है। तो ऐबक की कैपिटल हमें लाहौर में मिलती है और इल्तुतमिश की कैपिटल हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, यानी कि सेंट्रल पावर। फिर बात करते हैं इसका टाइटल की। तो जो इसका टाइटल था वो सुल्तान का था, और ये पहला रूलर था जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया था, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसने कमांडर इन चीफ का टाइटल लिया था, सिपह सालार का टाइटल लिया था, सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। तो सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करने वाला ये पहला शासक था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके दरबार में, इसके कोर्ट में हमें एक फेमस स्कॉलर देखने को मिलते हैं, जो कौन है? जो है मिनहाज उस सिराज। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये तबाकत नासिरी के नाम से जानते हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगली बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड, यानी कि इल्तुतमिश ने कई सारे सिक्के चलाए। ठीक है, जिसमें 2 सिक्के इसने चलाए थे, कौन कौन से? एक चलाया था इसने कॉपर का कॉइन, ठीक है, दूसरा चलाया था इसने सिल्वर का कॉइन। ठीक है, तो जो कॉपर का कॉइन था हमारा, वो उसको हम लोग जीतल के नाम से जानते थे, और जो सिल्वर का कॉइन था उसको हम लोग टंका के नाम से जानते थे। ठीक है, तो 2 कॉइन हो गए, जैसे कि ये कॉपर का देख सकते हैं, ये सिल्वर का देख सकते हैं। तो एक को जीतल, एक को टंका बोलते हैं। तो जो कॉपर कॉइन था, कॉपर कॉइन को हम लोग जीतल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीतल। और सिल्वर कॉइन जो था वो हमारा कौन सा था? ये था हमारा टंका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो ये तो बात हमने कर ली है कि जो टंका था वो एक सिल्वर कॉइन था, और जीतल जो था वो एक कॉपर कॉइन था। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था, इसके में कई सारे बैटल्स भी देखने को मिलते हैं, तो उन बैटल्स के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बैटल की बात करते हैं। इसमें क्या रहा है, कौन कौन से बैटल्स इल्तुतमिश ने लड़े थे? तो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल। इससे पहले हमने 2 युद्ध पढ़े हैं तराइन के। ठीक है, पहले उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैटल हमें तराइन का देखने को मिलता है, और सेकंड बैटल तराइन का देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट बैटल है वो 1191 एडी में हुआ था, और सेकंड बैटल 1192 एडी में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? दोनों ही बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। इसमें पहले तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, बाद में मोहम्मद गौरी जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। तो 2 बैटल आपको ये देखने को मिलते हैं। और इसी का थर्ड बैटल ऑफ तराइन था, ये कब लड़ा गया था? ये 1215 एडी में लड़ा गया था। और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो इल्तुतमिश और ताज उद्दीन याल्दुज के बीच में लड़ा गया था, जो कि गजनी रूलर था। एक्चुअली ये गुलाम ही था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो उसके बीच और इल्तुतमिश के बीच में बैटल लड़ा था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की हुई थी, यानी कि ताजुद्दीन जो याल्दुज था उसको हरा दिया गया। फिर सेकंड बैटल की बात करते हैं, बैटल ऑफ मंसूरा। तो मंसूरा की लड़ाई ये 1217 में हमें देखने को मिलती है, और इसमें नासरुद्दीन कुवाचा, ये भी एक हमें गौरी का गुलाम देखने को मिलता है, जो 4 गुलाम थे उनमें से। ठीक है, तो 4 गुलाम कौन कौन से हो गए? एक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके बाद एक ऊपर हो गया कौन सा? ताजुद्दीन याल्दुज हो गया, एक नासरुद्दीन कुवाचा हो गया, और एक बख्तियार खिलजी हो गया। तो यही चारों गुलाम थे। ठीक है, तो नासरुद्दीन कुवाचा को हराया, तो इसमें भी नासरुद्दीन कुवाचा की यहाँ पर हार हो गई, और इल्तुतमिश जीत गया। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, वो इल्तुतमिश ने यहाँ पे शुरुआत की थी उनकी, तो उसके बारे में बात करते हैं। किस चीज की शुरुआत की थी, कौन कौन चीज को उसने शुरू किया था? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इक्ता सिस्टम, यानी कि इक्ता प्रणाली जो स्टार्ट की थी वो इल्तुतमिश ने ही की थी।
इक्ता सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इक्ता जो है इसका मतलब होता है लैंड यानी कि ज़मीन। तो पहले जो उनके दरबार में जो लोग काम करते थे या फिर जो मेजर स्कॉलर्स थे, तो उनको ये क्या करते हैं सैलरी एक नगद सैलरी नहीं देता था बल्कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे देता था। और उस टुकड़े से ही जितनी कमाई होती थी, उपज होती थी वही इसको मिलती थी जिसको देता था। तो उसी को हम लोग इक्ता प्रणाली के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अगला क्या स्टार्ट किया इसने? चहलगानी सिस्टम इसने स्टार्ट किया है जिसको हम लोग तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये एक 40 तुर्क तुर्क सरदार 40 तुर्क सरदार का एक क्या था ग्रुप था। ठीक है, इसी को यहाँ पर तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से जानते हैं और इसी को चहलगानी सिस्टम बोलते हैं जो कि इल्तुतमिश की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड है आवर ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की घंटी। जो कि दिल्ली में से लगाई थी। तो इसने अपने महल के बाहर क्या लगाया था, 2 शेर की मूर्तियाँ लगवाई थी, तो इसके गले में इसने घंटी बाँधी थी। और इस घंटी में हम लोग क्या अब देखते हैं कि जिसको भी न्याय चाहिए होता था, वो इन घंटी को बजा देता था और ये बात फिर इल्तुतमिश को पता लग जाती थी और फिर वो न्याय दे देता था। तो एक तरीके से न्याय करने के लिए इस चीज़ को लगाया था इल्तुतमिश ने। अगली बात करते हैं इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई हैं इल्तुतमिश ने। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कि कंप्लीटेड। अब कंप्लीट क्या कराया? तो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी, कौन-सी? जो भी ऊपर पड़ी थी हमने कुतुब मीनार की। और इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है कुतुब मीनार का वो पूरा किसने करवाया? वो इसी ने करवाया था और दिल्ली वाले रीजन में पड़ती है। तो टोटल हाइट इसकी में देखने को मिलती है 238 फीट की, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कुतुब मीनार की नींव अगर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है और उसे कंप्लीट कराने का काम जो है वो इल्तुतमिश उसके दामाद ने कराया था। सेकंड क्या है? सेकंड है हौज ए शमशी जिसको हम लोग हौज सुल्तानी के नाम से भी जानते हैं जो कि महरौली दिल्ली में है। ये इसने बनवाई थी। उसके बाद मदरसा ए मुइज्जी जो कि दिल्ली में पड़ती है ये भी इसने बनवाई थी। उसके बाद सुल्तानगढ़ी टॉम्ब जिसको हम लोग फर्स्ट टॉम्ब टॉम्ब ऑफ इंडिया यानी जो कि दिल्ली में इसके नाम से जानते हैं। तो भारत का जो पहला मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ठीक है? जो कि दिल्ली में है। और भारत की पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी जो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो वो मस्जिद थी, ये मकबरा है, ठीक है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है? अगला हमारा क्या है? 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज रजिया सुल्तान इम्प्रिजन्ड बाय मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया। यानी कि निम्नलिखित में से किस किले में रजिया सुल्तान को मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया द्वारा कैद किया गया था? ठीक है, तो चार ऑप्शन है। एक है हमारा किला मुबारक इन भटिंडा, बी है हमारा जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर, थर्ड है हमारा गोलकोंडा फोर्ट इन गोलकोंडा, फोर्थ है हमारा ये है मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किला मुबारक इन भटिंडा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यानी कि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर अल्तुनिया ने किस एक तरीके से फोर्ट किले में रखा था वही पूछा है। तो किला मुबारक में रखा था जो कि भटिंडा में पड़ता है, ठीक है? तो जो किला मुबारक है उसमें महारानी रजिया सुल्तान के लिए एक जेल के रूप में कार्य किया था इस किले ने। उसको बंदी बनाकर रखा था रजिया सुल्तान को जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया से हार गई थी, ठीक है? जो भटिंडा में किला मुबारक राजा दाब द्वारा निर्मित यानी कि जो ये किला है जिसमें इनको रखा गया था रजिया सुल्तान को वो किला किसने बनवाया था? तो राजा दाब ने ये किला बनवाया था। अब जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, तो जो जयगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट को 1726 में बनवाया गया था जयसिंह सेकंड के द्वारा। वहीं जो गोलकोंडा फोर्ट है, जो कि गोलकोंडा में पड़ता है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो इसको कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनवाया था। वहीं बात करते हैं जो मेहरानगढ़ का फोर्ट है जोधपुर में, ठीक है? इसको राव जोध ने बनवाया था। तो सभी ऑप्शंस के बारे में भी बात हो गई। अब ये क्वेश्चन हमारा रज़िया सुल्तान से है। तो रज़िया सुल्तान से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रज़िया सुल्तान है तो रज़िया सुल्तान को हम लोग रज़िया बेगम के नाम से भी जानते हैं। रज़िया बेगम वाज़ द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत पीरियड में आपको एक ही महिला सुल्तान देखने को मिलती है और वो हमारी कौन है? रज़िया सुल्तान है। तो ये पहली महिला और ओनली मुस्लिम वुमन है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी यानी दिल्ली पर रूल करेंगी। ये पिक्चर आप उनकी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये थी कौन? तो ये डॉटर ऑफ इल्तुतमिश यानी कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने क्या किया था, अपॉइंटेड याकूत एज आमिर आखुर, यानी कि इन्होंने याकूत को आमिर आखुर का टाइटल दिया या फिर पदभार संभालने को दिया, जिसको हम लोग घोड़ों का प्रमुख बोलते हैं, यानी कि हेड ऑफ हॉर्सेस। ये एक टाइटल था अमीर याकूत का, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया किसको, याकूत को। उसके बाद बात करते हैं कि याकूत किल्ड बाई अल्तुनिया। तो अल्तुनिया जिसने रजिया सुल्तान को अभी ऊपर बंदी बना कर रखा था किले में, ठीक है, तो उसी ने याकूत को मार दिया था। अल्तुनिया था कौन, ये गवर्नर था किसका, भटिंडा का। तो अपने ही रीजन वाले किले में इसने कैद कर रखा था रजिया सुल्तान को। तो किसने मारा था, ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो याकूत है, याकूत को किसने मारा था, तो अल्तुनिया ने मारा था। अब रजिया मैरिड टू अल्तुनिया, अब रजिया बेगम बहुत चालू है। जब अल्तुनिया ने इनको क्या किया, बंदी बना लिया, तो उन्होंने बचने के लिए अल्तुनिया से ही शादी कर ली, ठीक है। तो रजिया मैरिड टू अल्तुनिया, तो रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। तो ये बार कई बार क्वेश्चन बनता है कि हस्बैंड कौन है या फिर किससे मैरिज की है रजिया सुल्तान ने, तो अल्तुनिया से ही की है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है रजिया सुल्तान की, तो 1240 में हमें मृत्यु देखने को मिलती है, और इनकी जो टॉम्ब, जो कब्र है, वो हमें कैथल हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो इतने क्वेश्चन आपको रजिया सुल्तान से याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, एक 7th नंबर का। तो ये हमारा क्या है कि ग्यासुद्दीन बलबन, रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, टुक अप द टाइटल ऑफ, यानी कि जो ग्यासुद्दीन बलबन था, उसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, जो कि स्लेव डायनेस्टी का ही रूलर था। तो 4 टाइटल देखने को मिला है इसमें। इसका जो टाइटल था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिल्ले इलाही, जिसको हम लोग शैडो ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, यानी कि ईश्वर की छाया। इसका मतलब है जिल्ले इलाही। तो जो मेन रूलर होगा उसको हम जिल्ले इलाही के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक टाइटल है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें। ही डिक्लेयर्ड दैट सुल्तान एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि जो बलबन का ये मानना था कि जो सुल्तान है, जो रूलर है या जो राजा है एक सल्तनत का, वो एक भगवान के समान है। क्यों, क्योंकि वही जनता को क्या करता है, पालता है, एक तरीके से उनकी रक्षा करता है। तो वो भगवान के बराबर पूजने योग्य है। इसीलिए जो पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन्स कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप, यानी कि जो बलबन है, बलबन की कई सारी नीतियाँ, बलबन का कई सारे मॉडल जो हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। कई सारी पॉलिसीज़ बलबन की यहाँ पर काम आई हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल ऑफ ज़िल्ले इलाही, यानी कि तो ज़िल्ले इलाही का टाइटल ज़िल्ले इलाही मतलब भगवान के समान, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर भगवान की जो छाया बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट द किंग वाज़ डेप्यूटी ऑफ गॉड। लोग क्या बोलते थे, जो किंग है, वो डेप्यूटी है गॉड का, एक तरीके से उन्हीं का एक तरीके से बनाया हुआ व्यक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं। तो नियाबत ए खुदाई के नाम से भी इसको जानते हैं, ये टाइटल दिया था, ठीक है। तो बलबन जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। कई सारे रिफॉर्म्स भी बलबन ने करे हैं, ठीक। कई सारे डिपार्टमेंट्स की फाउंडेशन भी की है। कई सारे एक तरीके से जो प्रोसेस होते हैं उसकी भी शुरुआत यहाँ पर की है। तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किन-किन चीज़ों की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई है, बात करते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमें सजदा एंड पायवोस। ये 2 प्रथा जो हैं वो बलबन ने स्टार्ट कराई थी। तो अब इसका मतलब क्या होता है? आइए बात करते हैं। तो सजदा का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसने अभी ऊपर कौन-सा टाइटल अडॉप्ट किया? ज़िल्ले इलाही का, यानी कि जो रूलर है वो भगवान के समान है। तो भगवान के सामने आप क्या कर सकते हैं? यही दोनों काम कर सकते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, देखते हैं कैसे? तो सजदा का मतलब होता है कि घुटनों के बल झुकना सुल्तान के आगे, ठीक है? और पायबोस का मतलब होता है उनके चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना, ठीक? तो ये हम भगवान के सामने ही करते हैं। तो ये जो जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया? बलबन ने ही, सजदा और पायबोस का, ठीक है? अब इसने क्या स्टार्ट किया? नौरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया, जो कि पर्शियन फेस्टिवल है, नौरोज का त्योहार, ठीक। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इसने फाउंडेशन की है, स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दीवान अर्ज, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, यानी कि सैन्य विभाग था। यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो कौन देखेगा, यही डिपार्टमेंट देखेगा, दीवान अर्ज, ठीक है। वहीं दूसरा हमें देखने को मिलता है दीवान ए वजारत। तो दीवान वजारत जो ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, यानी कि वित्त विभाग था, जो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि पैसे से लेन देन से रिलेटेड जो जितने भी काम है वो कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, जिसको हम लोग दीवान वजारत के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड,
यानी कि लौह और रक्त की नीति ये किसने स्टार्ट करी थी या फिर इस पॉलिसी को किसने एक तरीके से प्रमोट किया था, तो किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। तो ये क्वेश्चन अब कई बार बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से पीवाईक्यू की हेल्प से इसमें ऐड किया है। तो इसमें कह रहा है कि नासरुद्दीन महमूद अपॉइंटेड बलबन ऑन द पोस्ट ऑफ नाइब ए ममालिका। तो ये पोस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नाइब ए ममालिका की जो पोस्ट है एंड आल्सो गिव अ टाइटल ऑफ लुक्का। तो नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को नाइब ए ममालिकात की टाइटल से, एक तरीके से टाइटल से यह पोस्ट उसको दी है और उसको टाइटल जो दिया है वो उलुग खां का दिया है, ठीक है। तो बलबन को जो टाइटल मिला है उलुग खां का मिला है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 8 नंबर का है कि इसमें कह रहा है कि ब्लैंक के पहले मतलब हु की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हु क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी कॉल्ड इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय। यानी कि किसने इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। तो किसने की है? तो जो फैमिलियर नाम है वो एक ही देखने को मिल रहा है हमको, वो है अमीर खुसरो का, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग की थी। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन की। तो अमीर खुसरो क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी कॉल्ड इंद्रप्रस्थ माता। तो दो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किए, एक इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय, ठीक है। और क्या इन्होंने स्टार्ट किया? ही ऑल्सो ब्रॉट इनटू सर्कुलेशन द टू स्पेसिफिक म्यूजिकल जनरीज ऑफ तराना एंड काउल। यानी कि इन्होंने इसके अलावा दो चीज, एक तराना और एक कौल, ये दो विशिष्ट संगीत शैलियों का भी प्रचलन में लाया है। मतलब इसकी फाउंडेशन की है, इनको प्रचलन में लाया है तराना और कौल, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। अब कई सारे क्वेश्चन बनते हैं किससे? जो अभी हमने बात की इनकी अमीर खुसरो से। तो अमीर खुसरो से और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। और 1253 एडी में इनका जन्म हमें देखने को मिलता है और इनको एक टाइटल दिया गया था तूतीय हिंद या फिर तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं इनको। पैरट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि इनके कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं, यानी कि प्रमुख रचना है या प्रमुख बुक्स इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख रचनाएं जो है वो है नूर सिपेहर, ठीक। तो पहली होगी देवल रानी जो कि खिज्र खां की प्रेमिका थी, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा था। उसके बाद तुगलकनामा, ठीक है। ये बुक हमें इनकी देखने को मिलती है। तारीख ए अलाई जो कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से संबंधित है। तो ये सारे जो वर्क्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अमीर खुसरो के। अगला बात करते हैं और क्वेश्चन कैसे बनेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ही स्टार्टेड द कव्वाली सिंगिंग स्टाइल। तो कव्वाली गायन शैली की जो शुरुआत है वो किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। और ही इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ सितार एंड तबला। और सितार और तबला के जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं, वो कौन है? वो अमीर खुसरो ही है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ही वाज अ डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के ये कौन थे शिष्य थे? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। या फिर अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, ये पूछ लेता है तो निजामुद्दीन औलिया। एक क्वेश्चन और बनेगा कि अमीर खुसरो वाज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंट ऑफ अ जौहर इन पर्शियन। यानी कि अमीर खुसरो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी में जौहर की घटना का जिक्र किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मैंने उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है जो या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला हमारा क्या है? 9th नंबर का। इसमें कह रहा है कि द खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन, ठीक है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी वंश ने के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से बड़े हिस्से पर शासन किया था? तो जो खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन से? खिलजी, यानी कि एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी की ही बात हो रही है। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है 1290 से लेकर के 1320 तक का। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अब खिलजी डायनेस्टी की बात यहाँ पर करते हैं क्योंकि वो डायनेस्टी हमारी कंप्लीट होगी, इसलिए वो खिलजी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आ चुकी है हमारी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी वाज ए मुस्लिम डायनेस्टी व्हिच रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1290 से लेकर के 1320 तक।
यहाँ पर रूल किया था एंड इट वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो थी बिकेम द सेकंड डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो वही बात कर ही ली हमने। पहली स्लेब थी, दूसरी हमारी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड यही है। और खिलजी डायनेस्टी ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है इसका। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसी रूलिंग डायनेस्टी का है पांचों में से, तो इसी का है शॉर्टेस्ट। क्या होगा? शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इनके फाउंडर की बात करते हैं। तो फाउंडेशन किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी फाउंडेशन की थी। उसके बाद हमें मेजर रूलर इसमें देखने को मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी हमें देखने को मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद हमें रूलर देखने को मिलते हैं नसीर उद्दीन खुसरो खान। तो ये तीन ही मेजर रूलर देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसमें टाइटल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइटल थे किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो इनका टाइटल में शाइस्ता खान, यानी कि इनकी उपाधि कहती है शाइस्ता खान की थी। और इनकी जो कैपिटल है वो हमें किलो खड़ी में देखने को मिलती है, या फिर किलो खरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जिस डिपार्टमेंट की फाउंडेशन की है वो है दीवान वकूफ, जो कि एक व्यय विभाग था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर था। फिर बात करते हैं कि किल्ड बाई गुशर्रफ अलाउद्दीन खिलजी। अब इनकी हत्या कर दी गई, किसने करी है? गुशर्रफ ने की है या गुरुशप ने की है। अब गुरुशप जो है वो आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी के टाइटल से गद्दी पर बैठेंगे, यानी कि अगले शासक। तो मार दिया था। और कहाँ मारा था? ये कारा, जो कि मणिकपुर प्रयाग में पड़ता है। तो इस वाले रीजन में इनकी यहाँ पर डेथ हमें देखने को मिलती है जलालुद्दीन खिलजी की। तो बात करते हैं अगला। अगला 10th नंबर का हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स फ्रेम्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशंस टू वीकेन द पावर ऑफ नोबल्स। यानी कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रईसों की शक्ति को कमजोर करने के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई? तो किसने बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये ऑप्शन तो सही होगा। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रईसों को उसके खिलाफ साजिश रचने के रोकने के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई। यानी कि जो रईस थे, एक जो एक अलग संप्रदाय, एक अलग ग्रुप देखने को मिलता है, वो कई बार अलाउद्दीन खिलजी का एक तरीके से विरोध करता है। तो उनसे बचने के लिए या उनको रोकने के लिए इसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि जब तक सुल्तान, यानी कि खुद अलाउद्दीन खिलजी नहीं कहेगा, जब तक उसके बिना कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हीं को एक सीरीज, एक श्रृंखला बनाई सभी नियमों की। और उन्हें सुल्तान की अनुमति के बिना भोज या उत्सव आयोजन करने या विवाह गठबंधन बनाने से मना किया गया। यानी कि सुल्तान की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा, चाहे कोई विवाह समारोह हो गया या फिर कोई उत्सव हो गया। रईसों का जो समूह था, इसको द 40 के नाम से हम लोग ये जानते थे। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वाले जो डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, इसमें हमें एक ही देखने को मिलते हैं रूलर अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चन भर भर के यहीं से पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से लेकर के 1316 तक का देखने को मिलता है। ठीक है, वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड अर्जी ए मुमालिक, जिसको हम लोग मिनिस्टर ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। तो इस मिनिस्टर को किसने अपॉइंट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अरीजी ए मुमालिकत युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया गया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को ही ये एक तरीके से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था किसी को, बल्कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको एक तरीके से मिनिस्टर बनाया गया था वॉर का, जब जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, और 1303 ईस्वी में उसकी राजधानी सीरी की नींव रखी थी। और 1303 में इसकी जो कैपिटल है वो हमें सीरी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या है, और कौन से क्वेश्चन बनेंगे? इसमें कह रहा है कि द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट ड्यू टू हिज मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग कई चीजों के लिए जानते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हमें कई सारे इसने करे थे। तो उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से मिलिट्री रिफॉर्म्स यहाँ पर करे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि स्थायी सेना थी। मतलब वो सेना बिल्कुल फिक्स होगी, उतने ही लोग होंगे, जब भी कोई बैटल होगा तो पूरी सेना वहां से जाएगी। अब तक स्टैंडिंग आर्मी किसी के पास नहीं थी। मतलब जब तक कोई युद्ध नहीं होगा तब तक तो कोई सेना ही नहीं है, और जब युद्ध होगा तो किसी भी व्यक्ति को बुलाकर सैनिक के रूप में उसको ले जाया जा सकता है और सेना में शामिल किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन स्थायी नहीं था। तो जो स्थायी होने की शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की है, और ही एबोलिश्ड द इक्ता सिस्टम।
और जो एकता प्रणाली अभी ऊपर हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग हुई थी, तो उसकी जो एंडिंग है या फिर उसको एबॉलिश खत्म किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। और पेड सैलरी देने की बात की गई, क्योंकि एकता में क्या होता था कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे, लेकिन अब ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? डायरेक्ट आपको सैलरी मिलेगी कैश में, ठीक है? और क्या स्टार्ट किया था? तो इसने किसकी चीज़ की शुरुआत की थी? तो चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम, ये 2 सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे। तो सबसे पहले चेहरा प्रथा के बारे में बात करेंगे। जो चेहरा प्रथा है, ठीक है? इसमें क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ ईस्ट सोल्जर, देखो एक्चुअल में चेहरा का मतलब क्या होता है? फेस, चेहरा। तो जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, आइडेंटिटी कार्ड होता था। आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पे फोटो लगा होता था, यहाँ पे पूरा नेम, फादर्स नेम और एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, तो सब कुछ होता था आईडी कार्ड। तो एक तरीके से हमारी पहचान होती थी। तो उस टाइम पर कोई धांधलीबाजी ना हो हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट में, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया। अब इसलिए हर सोल्जर की एक अलग पहचान होती थी, चाहे उसके नाम से या फिर किसी और चिन्ह से। तो हर सोल्जर की अलग पहचान होती थी, इसी को हम लोग यहाँ पे चेहरा प्रणाली के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा हमारा क्या है? दाग सिस्टम। दाग सिस्टम क्या होता था? इसमें घोड़े को दागने की बात होती थी, मतलब कि घोड़े पर, अब जैसे इंसानों की पहचान की गई है तो घोड़ों की भी पहचान की जाएगी कि कौन सा घोड़ा हमारे युद्ध में जाएगा। तो घोड़े के ऊपर एक चिन्ह बना दिया जाता था, उसपे दाग लगा दिया जाता था कि ये घोड़ा जो है वो हमारा है या फिर हमारे डिपार्टमेंट का है। तो उस सिस्टम को हम लोग दाग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों सिस्टम, चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम, किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइटल के बारे में बात करते हैं। तो टाइटल इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सिकंदर सानी। ये कहने कि सिकंदर सानी का टाइटल किसको दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। सेकंड अलेक्जेंडर भी इसको हम लोग बोलते हैं। अलेक्जेंडर कौन था? ठीक है, तो ये एंशिएंट में हमें देखने को मिलता है कि पूरे एक तरीके से विश्व को जीतना चाहता था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी था। इसने भी साउथ वाले रीजन पर कई सारे जो पार्ट थे उस पे कब्जा करके, उस पे मतलब ये हमला करके उस पे कब्जा कर लिया। तो इसकी सोच भी वैसी थी जैसे कि अलेक्जेंडर की थी, इसलिए इसको हम लोग सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था? अलाउद्दीन खिलजी का कौन गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? यानी कि सिंपल सा इतनी बात पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक तरीके से सेना का चीफ कौन था? तो वो था मलिक काफूर। कई बार क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मलिक काफूर से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इससे कई सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आइए बात करते हैं। अब हिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी? जो हमारा कोहिनूर डायमंड है, ठीक है, उसकी बात आ चुकी है। तो मलिक काफूर जो था वो स्लेव जनरल था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, और ही लेड अलाउद्दीन आर्मी इन बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी। तो जब देवगिरी जो इंडिया के साउथ वाले पार्ट में पड़ता है, तो साउथ कैंपेन जब कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहा था। तो जब रामचंद्र के खिलाफ बैटल हुआ था तो उसमें मलिक काफूर ने ही हेल्प की थी अलाउद्दीन खिलजी की। और ये लीडरशिप की बात की गई है, और बाकी बहुत ही स्किल था एंड इंस्ट्रूमेंटल अलाउद्दीन डायनेस्टी एक्सपेंशन। तो खिलजी डायनेस्टी को विस्तार करने के लिए मलिक काफूर ने कई सारे जो अभियान थे उसमें यहाँ पर साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब मलिक काफूर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मलिक काफूर था, उसको हम लोग हजार दिनारी के नाम से जानते थे। क्यों? हजार दिनारी का मतलब क्या होता है? हजार और दीनार। दीनार एक तरीके से एक यूनिट है पैसे की, ठीक है। तो इसको क्या हुआ था? तो नुसरत खान ने इसको 1000 दिनार देकर खरीदा था या फिर बेचा था, परचेज। यानी कि मलिक काफूर को नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। तो नुसरत खान ने 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था, इसलिए इसको हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है। अगला क्या क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथर्न इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान, यानी कि पहला दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने, क्योंकि दिल्ली जो थी वो हमारे लगभग नॉर्थन वाले पार्ट में पड़ती है। दिल्ली मेरठ वाला जो रीजन है नॉर्थन वाले पार्ट में, साउथ वाले पार्ट तक पहुंचने का काम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो साउथ कैंपेन करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब पहला काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, तो यहीं से कोहिनूर मिला था। आइए बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द वारंगल कैंपेन, जब 1310 में वारंगल कैंपेन कर रहा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो उस टाइम का वहां का रूलर कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव सेकंड, ठीक। और प्रेजेंटेड दिस हिज कोहिनूर डायमंड टू मलिक काफूर विच काफूर गिव टू अलाउद्दीन। यानी कि 1310 में जब वारंगल अभियान के दौरान जब प्रताप रुद्रदेव
ने जो कोहिनूर हीरा था वो मलिक काफूर को दिया था और मलिक काफूर ने इसको अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। बाद में दिल्ली सल्तनत के पीरियड तक हमारा कोहिनूर डायमंड चलता रहेगा। उसके बाद ये चला जाएगा मुगल पीरियड में। तो जो शाहजहां के टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, तो शाहजहां का जो सिंहासन था इसको मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं उसको, तो सिंहासन के ऊपर ही हमें ये हीरा लगा दिया गया था। और बाद में जब मुस्लिम्स के फिर अटैक होता है फॉरेन का, ठीक है, तो बाद में इस हीरो को निकाल करके या फिर पूरे मयूर सिंहासन को ही उठाकर ले जाया गया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कोहिनूर डायमंड से ही है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कोहिनूर वाज फाउंड एट गुंटूर आंध्र प्रदेश फ्रॉम द माइंस ऑफ गोलकोंडा। तो कोहिनूर कहाँ से मिला था? तो कोहिनूर हमें गोलकोंडा की खान से मिला था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, गुंटूर वाले रीजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है? 12th नंबर का। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रिजाइन द क्लॉथ मार्केट वाज नोन एज। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में एक हमारे कपड़े का बाजार था, उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग यहाँ पर सराय ए अदल के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। कई सारे और डिपार्टमेंट की भी फाउंडेशन इसने की थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्लॉथ मार्केट को हम लोग सराय अदल के नाम से जानते हैं। और जो सराय अदल क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टैब्लिश थी, जो कि क्लॉथ के ट्रेड को एक तरीके से, जो कपड़े का जो लेन देन है उसको एक तरीके से संरक्षण देना था, या उसको फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से बचाना था। यानी कई बार फ्रॉडिंग हो जाती है कपड़ों की, तो उससे बचाना था इस डिपार्टमेंट का काम। द मार्केट वॉज लोकेटेड इन दिल्ली। ये मार्केट कहाँ थी? दिल्ली वाले रीजन में थी। एंड वाज नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड फेयर प्राइसेस। ये जो मार्केट थी, इस मार्केट में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसमें जो प्राइसेस रखे गए थे वो भी मतलब फेयर रखे गए थे। ऐसा नहीं कोई धांधलीबाजी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। फेयर प्राइसेस रखे गए थे इस क्लॉथ की मार्केट में। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी जानते हैं। तो कौन कौन से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, यानी कि आर्थिक सुधार थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इतने सारे रिफॉर्म्स करने के लिए उसने क्या किया था, कई सारे डिपार्टमेंट्स की फाउंडेशन की थी। तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है दीवान ए मुस्तखराज। ये कैसा था? ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, यानी कि एक राजस्व विभाग था। वहीं दूसरा हमें देखने को मिलता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो है वो एक मार्केट कंट्रोलर था, यानी कि बाजार नियंत्रक था, ठीक है। थर्ड हमें देखने को मिलता है कि शाहनाए मंडी, जो कि एक मार्केट सुप्रिंटेंडेंट था, यानी कि बाजार की जो अध्यक्ष था, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। फोर्थ नंबर का हमारा जो था वो था बरी दे मंडी। ये मार्केट का इंस्पेक्टर था। तो डिपार्टमेंट्स हो गए या फिर उनके हेड हो गए, उनके बारे में बात की है। तो फिर तुम्हारा क्या है, ये है हमारा मनहयन या मनहयान, जो कि एक डिटेक्टिव था, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। इसको किस नाम से जानते हैं, या फिर किस चीज के लिए था? तो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट था, या फिर छानबीन करने वाला डिपार्टमेंट था, या ऑफिसर था। अब कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी में? तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड में हमें कई सारे टैक्सेस भी देखने को मिलते हैं। तो वो टैक्सेस कौन कौन से थे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जजिया टैक्स। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जजिया टैक्स जो है वो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है, इंडिया पर। और उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहा था। तो जो जजिया टैक्स होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जजिया टैक्स एक रिलीजियस टैक्स है, सॉरी रिलीजियस टैक्स है, टैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, रिलीजियस टैक्स है। और ये टैक्स जो है वो हिंदू कम्युनिटी से लिया जाता है। यानी कि ये एक जो गैर मुसलमान है, एक्चुअल में गैर मुसलमानों से यहाँ पर लिया जाता है ये टैक्स, ठीक है। दूसरा टैक्स हमें देखने को मिलता है कि घड़ी टैक्स। इसको घारी टैक्स के नाम से भी जानते हैं, घारी कर, जो कि हाउसेस जो टैक्स ऑन हाउसेस, यानी कि घरों का जो एक तरीके से टैक्स होता है वो था। और एक था चरी, जो था कैटल्स के ऊपर टैक्स, यानी कि मवेशियों पर कर, यानी कि कोई अगर जानवर को पालता है तो उससे भी टैक्स लिया जाए। तो ये तीन टैक्स हमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के देखने को मिलते हैं। अगला क्या है हमारा 30 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच मॉन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन। यानी कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था? तो जो रेड सैंडस्टोन था उसका यूज किस बिल्डिंग में किया गया था? तो अलाई दरवाजा में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो अलाई दरवाजा इज द सदर्न गेटवे ऑफ कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स था,
कुतुब कॉम्प्लेक्स में जैसे कि एक साइड में अब यहाँ पर कुतुब मीनार यहाँ पे बनी हुई है और उसका जो सदर्न गेट है, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इसका जो सदर्न गेट है यहाँ पर अलाई दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं ये अलाई दरवाजा है और पीछे ये आपको कुतुब मीनार देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है इतने बड़े एरिया में, तो पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये गेट वे यानी कि जो सदर्न गेट वे है, यानी कि जो दक्षिणी दरवाजा है वो देखने को मिलता है अलाई दरवाजा, ठीक है। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास में बना हुआ है, पड़ोस में एक तरीके से बोल सकते हैं, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो कि महरौली दिल्ली वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। और ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था 1311 में। और रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल जो बलुआ पत्थर होता है उससे ये बना था। और इट इज ए स्क्वायर डोम्ड गेट हाउस विच आर्क्ड एंट्रेंसेस एंड हाउसेज आर सिमिलर चैम्बर, जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें आर्क्स बने थे, जैसे कि एक इस तरीके से मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं उसमें, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये है। तो ये देखने को मिलता है, ये है पूरा लाई दरवाजा। तो इस दरवाजे में ऊपर आपको एक डोम देखने को मिलता है, ठीक। और यहाँ पर आपको आर्क देखने को मिलता है, एक आर्क टाइप गेट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यहाँ पे आर्क देखने को मिलते हैं इसकी खिड़कियों में भी इस तरीके से। तो एक एंट्रेंस गेट की तरह ये काम करता है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो आर्क्ड एंट्रेंसेस थे यहाँ पे देखने को मिलता है, और सिंगल हाउस चैम्बर था ये। अब कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बनवाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है सीरी फोर्ट, सीरी का किला, जो कि दिल्ली वाले रीजन में बना था। उसके बाद है जमीयत खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली वाले रीजन में है, ये जमायत खाना मस्जिद भी बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद ये सेकंड नंबर की बिल्डिंग होगी। थर्ड नंबर की बिल्डिंग हमारी कौन है, हौज खास, जो कि दिल्ली वाले रीजन में है ये। और फोर्थ हमारी ये है यहाँ पर महल हजार सतून, ये हजार स्तंभों, एक हजार स्तंभों से मिलकर ये बनी है बिल्डिंग, जिसे इसको हम लोग हजार सतून के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली वाले रीजन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई हैं। अगला बात करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार इसको लाइक कर दें, उसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं अपने 14th क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो अब आ चुकी है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तो सिलेब डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, अब तुगलक की बात करते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली के ऊपर रूल किया था 1320 से लेकर के 1414 एडी तक किया था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स ने यहाँ पर रूल किया था उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो तुगलक डायनेस्टी है, ये वो डायनेस्टी है जिसने सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रूल किया है। लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड हमें तुगलक डायनेस्टी का देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर हमारे ग्यासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, इनको मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद नसरुद्दीन तुगलक। तो ये फोर मेजर हमें इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने को मिलते हैं इस डायनेस्टी के। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक फाउंडर है इसके, तो ग्यासुद्दीन तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ना तो डी होगा, ठीक है। या तो ए होगा या तो सी होगा। तो अभी ग्यासुद्दीन हो गया, ग्यासुद्दीन के बाद हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन यहाँ तो फिरोज लिखा है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो उसी से मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो लिए हैं। तो ग्यासुद्दीन तुगलक वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो जो ग्यासुद्दीन तुगलक था ये गवर्नर के रूप में हमें देखने को मिलता है जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड चलता है। और ही रूल्ड दिल्ली बिटवीन 1320 से लेकर के 24 तक। तो इसी छोटा सा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर 1320 से लेकर के 24 तक टाइम पीरियड हमें ग्यासुद्दीन तुगलक का देखने को मिलता है, ठीक है। ही कुल्ड खुसरो शाह लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था कौन, खुसरो शाह। तो उसकी हत्या कर कर, ठीक है, इसने दिल्ली की गद्दी को हथियाया था। और 1320 में इसने रूल किया था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, जबकि इसका ओरिजिनल नाम क्या था, गाजी मलिक। तो ओरिजिनल नाम गाजी मलिक था, ठीक है। अगली बात करते हैं क्या, अगला हमारा क्या बनेगा कि गयासुद्दीन तुगलक इज द फर्स्ट सुल्तान टू बी क्रेडिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स, यानी कि इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर एंड पोस्टल सिस्टम। यानी कि सल्तनत पीरियड का वो पहला सुल्तान कौन सा था, तो पहला पहला जहां वर्ड आ जाए ये फर्स्ट सुल्तान, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला सुल्तान कौन था जिसने
नहरों के ऊपर काम किया था। यानी कि नहरों यानी कि जो हमारी सिंचाई विभाग है या फिर जो कृषि के लिए कई सारे काम किए हैं, वो किसने किए हैं? तो वो गियासुद्दीन तुगलक ने ही किए हैं। इसके अलावा पोस्टल सिस्टम की जो स्टार्टिंग है, वो किसने की है या फिर इसको किसने बनाया है? डाक प्रणाली, पोस्टल सिस्टम वो गियासुद्दीन तुगलक ने ही बनाया है। उसके बाद अगला क्या है कि डिस्प्यूट विद निजामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इसका हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है निजामुद्दीन औलिया के साथ, एक जो कि एक संत हैं। तो इनके साथ हमें ये रूलर देखने को मिलता है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इन्होंने एक शब्द कहा है, कौन सा शब्द कहा है कि हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो इन्होंने इन्हीं से कहा था, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। और ये दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया था, जब एक बैटल में जब गया था ये बंगाल वाले रीजन में, तो इसका जो एक तरीके से दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया था, उसके रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो सच ही हो जाती है। अगला हमारा क्या है कि फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो जो सिटी की फाउंडेशन की, कौन सी सिटी की फाउंडेशन की? तो तुगलकाबाद की फाउंडेशन किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने की है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा 15 नंबर का, इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड अजीज, ये क्या है? खुमार अ वाइन डिस्टिलर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से किसने अजीज खुम्मर को शराब बनाने को उच्च प्रशासनिक पद नियुक्त किया था? तो किसने किया था यहाँ पर? तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसको हम लोग मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जानते हैं। इस यहाँ पे चाहे हम लोग बिन लगा ले, कहीं कहीं बिन लगा होता, कहीं नहीं लगा होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका रूलिंग पीरियड था वो 1324 से लेकर के 1351 तक था। और ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसके फाउंडर थे, उनका सबसे एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। ही अपॉइंटेड यानी कि फिरोज हाजिम अब बारबर, यानी कि इसने एक नाई, उसका नाम क्या था? हज्जाम। इसको हजीम बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में हजाम बोल देते हैं। तो इसने एक हजाम को, यानी कि जो एक नाई था, उसको एक तरीके से अपॉइंट किया था। उसके बाद मक है तब्बक, जो कि एक रसोईया था, एक कुक था, उसको अपॉइंट किया था। एंड टू यानी कि दो माली, और दो माली को यहाँ पर अपॉइंट किया था, जिनका नाम क्या था? लदा और पीरा। क्योंकि उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था, यानी कि बिल्कुल सुल्तान के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर ली। ठीक है, तो अभी तक कैपिटल दिल्ली में देखने को मिलती है, तो उसके बाद हमें देवगिरी में ये कैपिटल हमें ट्रांसफर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फैसला किया था। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारे क्या? 16 नंबर का, इसमें कह रहा है कि विच सुल्तान एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ए अमीर कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग, जिसको हम लोग दीवान ए अमीर कोही, की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग, जिसको हम लोग दीवान अमीर कोही के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की थी। और इस विभाग का जो नेतृत्व अधिकारी था, वो था अमीर कोही। ठीक है, ने दोआब में खेती की स्थिति के सुधार करने के लिए इस उद्देश्य से इस डिपार्टमेंट की फाउंडेशन की थी। ठीक है, अब कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में हमें एक फॉरेन ट्रैवलर देखने को मिलता है, जो कि मोरक्को ट्रैवलर था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को ट्रैवलर था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इंडिया का इसने विजिट किया था, आया था इंडिया। और इसने अपनी जितनी भी जो ट्रेवल्स हैं, जितनी भी यात्राएं हैं, उसको एक बुक में लिखा या फिर रिकॉर्ड किया है। उस बुक को हम लोग बोलते हैं रेहला के नाम से। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसकी एक ट्रिक भी आपको मैं बताता हूँ, इसके ट्रिक को आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम क्या था? ये था मोहम्मद, ये था हमारा बिन। तो मोहम्मद और बिन, और ये था हमारा तुगलक। तो जो बी आई एन लिखा हुआ ना, जो बी आई एन लिखा हुआ है, तो बी आई एन जो है यहाँ पे बी आई एन लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग यहाँ से यहाँ कर दो तो आई बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो इब्न हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी। क्या? ही इज नोन एज हिस्ट्री एज अ वाइज एंड फुलिश रूलर। यानी कि इसको इतिहास में बुद्धिमान और मूर्ख शासक के नाम से जानते हैं, या उसके रूप में जानते हैं। क्यों इसको बुद्धिमान मूर्ख बोलते हैं? अब दो अपोजिट चीजें एक ही व्यक्ति के अंदर कैसे हो सकती हैं? तो बुद्धिमान इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। और मूर्ख इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि उस पढ़ाई लिखाई को वो इस्तेमाल नहीं कर पाया था। यानी कि जो भी पॉलिसीज वो अप्लाई करता था, वो किसी ना किसी कारण से वो फेल हो जाती थी। इसीलिए इसको मूर्ख शासक भी बोला जाता था।
तो ऑल ओवर इसको बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता था। इसकी शिक्षा के लिए इसको बुद्धिमान और इसकी नीतियों की विफलता के कारण इसको मूर्ख बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। उसका बाद अगला क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु वेंट टू श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती in अजमेर राजस्थान। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अजमेर गया था। कहाँ पर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था जो कि अजमेर राजस्थान में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला है कि बिल्डिंग मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी जो बिल्डिंग है वो कौन कौन सी है? तो एक ही हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है जिससे क्वेश्चन कई बार बनता है कि टॉम्ब ऑफ निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की टॉम्ब जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है। अगला क्या है? 17 नंबर का अगला हमारा है कि जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन किस ईयर में लिखा है? तो पहला वर्जन और अनदर वर्जन कितने सालों बाद लिखा है ये पूछा है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला क्रॉनिकल जो पहली बार लिखा था इनकी बुक या फिर कोई टेक्स्ट था वो 1356 में लिखा था। और इसका जो दूसरा संस्करण है वो कौन कितने साल बाद लिखा था? तो 2 साल के बाद यहाँ पर लिखा था। तो इसका टू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो जियाउद्दीन बर्नी हैं तो 1285 से लेकर 1358 तक इनका टाइम पीरियड मिलता है। और इन्होंने क्रॉनिकल फर्स्ट जब लिखा था 1356 में और उसके 2 साल के बाद ही इन्होंने अपना सेकंड जो वर्जन था उसको लॉन्च कर दिया। ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। और इनकी अदर बुक्स के बारे में बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो तारीख ए फिरोज शाही इनकी पहली बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है फतवा ए जहादारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शाना ए मोहम्मदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके तारीख ए बरमाकी, ये भी हमें देखने को मिलती है। तो 4 इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी देखने को मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगली बात करते हैं। अगला हमारा है 18 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द अशोकन रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली। यानी कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ शिलालेख को दिल्ली लाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में ये डायरेक्टली ही पूछ लेता है। तो जब एंशिएंट में हम लोग अशोक यानी कि जब मौर्यन पीरियड के बारे में बात करते हैं तो मौर्यन पीरियड के बारे में जब बात करते हैं तो अशोक ने कई सारे इंक्रिप्शंस बनवाए थे जिसमें मेजर इंक्रिप्शन देखते हैं, माइनर देखते हैं, पिलर भी देखते हैं कई सारे। तो उन्हीं पिलर इंक्रिप्शंस में से 2 पिलर जो कि एक हमें टोपरा वाले रीजन में देखने को मिलता है जो कि हरियाणा में एक गांव पड़ता है और दूसरा हमें मेरठ वाले रीजन में देखने को मिलता है जो कि यूपी वाला रीजन है। ठीक है, तो इन दोनों पिलर को उठा करके दिल्ली ले आया था। तो कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही दोनों पिलर्स को उठा करके दिल्ली वाले रीजन में ले आया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ट्रांसफर कर दिए थे इन्हीं 2 पिलर्स को जो कि टोपरा और मेरठ में थे, दिल्ली में कर दिए थे। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसमें आइए बात करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक वो फर्स्ट मुस्लिम था जिसने जजिया टैक्स मुसलमानों पर लागू किया था। सॉरी, जजिया टैक्स जो मुसलमान शासक है, जजिया जो टैक्स है वो ब्राह्मण्स पर लागू किया था। तो जजिया टैक्स जो था वो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। तो कुछ जो जजिया टैक्स था उसमें कुछ एक तरीके से रूल्स भी थे कि ब्राह्मणों से अब तक नहीं लिया जाता था या फिर बच्चों से महिलाओं से नहीं लिया जाता था। तो अब क्या हो रहा है, अब ब्राह्मण से भी जजिया टैक्स लिया जाएगा और इस काम को शुरुआत करने वाला कौन है? ये फिरोज शाह तुगलक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला फैक्ट क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स वर केप्ट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ फिरोज शाह तुगलक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्लेव्स ही एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने बगदान। तो इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो गुलाम बनाए गए थे और उन गुलामों की देख-रेख के लिए या फिर उनका मेंटेनेंस करने के लिए इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था जिसको हम लोग दीवान बगदान के नाम से जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हमें गुलाम स्लेव्स देखने को मिलते हैं? तो यही था हमारा फिरोज शाह तुगलक। अगला हमारा क्या है कि ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू कॉइन्स। अब इसने 2 नए सिक्के जारी किए। कौन सा? एक करा था यहाँ पर अधा जो कि जीतल का 50% था और दूसरा करा था बिख जो कि जीतल का 23% था। वहीं बात करते हैं अगला क्या है कि इसने कौन कौन से टाउन्स यानी कि शहरों की स्थापना की है? तो जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। तो इनकी फाउंडेशन की है इसने। ठीक है, अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि रिकंस्ट्रक्टेड फिफ्थ फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो फिफ्थ फ्लोर है इसकी दोबारा से पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराया था। ठीक है, सॉरी, जो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, बिन का नाम याद आ रहा है, फिरोज शाह तुगलक ने ही यहाँ पर कराया था। अगला हमारा क्या है, अब कौन कौन सी बिल्डिंग इसने बनवाई है? तो फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है, किला है दिल्ली में,
वो इसने बनवाया, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। ये पूरा फिरोज शाह कोटला है और उन दोनों में से एक पिलर को इसने इसी किले के ऊपर स्थापित कर दिया था, जो कि अशोकन पिलर है। ठीक है, तो ले जा करके यहाँ पे स्थापित कर दिया। दूसरा पिलर इसने दूसरे रीजन में जाके स्थापित किया है, जो कि ग्राउंड लेवल पर है, और एक इसने अपने फोर्ट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको टाइटल मिलता है अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अकबर के रूप में जानते हैं, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज या फिर काम इसके ऐसे देखने को मिलते हैं जो सिमिलर अकबर के देखने को मिलते हैं। अकबर जो मुगल पीरियड में हम देखेंगे, तो उसके काम में लगभग सेम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अगला क्या है हमारा, ठीक है, अब आ रहा है हमारा सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन। ठीक है, तो सलेब डायनेस्टी के बारे में बात कर ली, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात कर ली, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो सैयद डायनेस्टी से 19 क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, यानी कि सैयद वंश का पहला शासक कौन था। तो खिज्र खां इसका पहला शासक था। ठीक है, तो खिज्र खां जो है इसी ने ही फाउंडेशन की है, यानी कि जो सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो खिज्र खां है और पहला रूलर भी है। और जो फर्स्ट रूलर है जो कि 1414 ओरिजिनली इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पे इसका पीरियड डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड कंटिन्यू टू बी रैयत आला, तो इसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था, वहीं इल्तुतमिश ने इसको किया था। तो तब से सुल्तान की उपाधि चलती आ रही है। उसके बाद अब ये ऐसा रूलर देखने को मिलता है जिसने सुल्तान के टाइटल को फिर नहीं अडॉप्ट किया, रैयत आला, जिसको हम लोग वसाल ऑफ त्रिमूर्स, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें इसको, तो तैमूरियों के रियाद आला या फिर जागीरदार बने रहने की इसने एक तरीके से घोषणा की, और सुल्तान का टाइटल ना अडॉप्ट करने की इसने घोषणा की थी। तो रैयत आला टाइटल किसका है, ठीक है, तो पहला अडॉप्ट करने वाला तो खिज्र खां है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि इट वाज द ओनली शिया डायनेस्टी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ये हमें एकमात्र हमें शिया वंश देखने को मिलता है, बाकी हमें सारे सुन्नी वंश देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय में हमें दो अलग से संप्रदाय देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। तो यही जो थी वो शिया डायनेस्टी थी। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द मोस्ट क्वालिफाइड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मुबारक शाह। इसका जो सबसे क्वालिफाइड सबसे योग्य जो शासक था वो मुबारक शाह था। बस यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, ही पैट्रोनाइज्ड याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यानी कि इन्होंने किसको संरक्षण दिया था, तो अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, जिसकी जो फेमस बुक है वो तारीख मुबारक शाही है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला हमारा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तो डबल डोम, यानी कि एक से ज्यादा डोम बनाने की, डोम यानी कि ये जो डोम स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो डबल डोम विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा पेश की गई थी, तो इसी डायनेस्टी के द्वारा की गई थी। कौन सी, लोधी डायनेस्टी, जो अगली होगी हमारी डायनेस्टी, कौन सी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो लास्ट है हमारी डायनेस्टी कौन सी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो इसी में हमें देखने को मिलते हैं डबल डोम स्ट्रक्चर। तो द लोधी डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड द डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डबल डोम इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर इज, और जो डबल डोम की फर्स्ट इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलती है वो हमें सिकंदर लोधी की टॉम्ब देखने को मिलती है, जो कि 1517-18 के बीच यहाँ पर दिल्ली वाले रीजन में बनवाई गई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसमें कई सारे आपको डोम देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी है हमारी। ठीक है, और इसके अगर फाउंडर की बात करें तो लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, इसके फाउंडर बहलोल लोधी हैं। और तीन ही मेजर इंपॉर्टेंट रूलर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा बहलोल लोधी, ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी, और उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो बहलोल लोधी जो थे वो इसके फाउंडर थे। और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो लॉन्गेस्ट रूलिंग टाइम पीरियड अमंग ऑल दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत पे जितने सुल्तानों ने रूल किया है उसमें सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है वो किसका है, वो बहलोल लोधी का ही है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद रूलर आता है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की है। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि दिल्ली की स्थापना किसने की है। ठीक, दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली सल्तनत की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। दिल्ली की स्थापना किसने की है, ठीक है, ये हमने एंशियंट अर्ली मिडाइव में पढ़ा है, तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आगरा की जो फाउंडेशन है वो किसने की थी, सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी, और 1506 में इसने इसको अपनी कैपिटल बनाया था आगरा को।
अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्केल कार्ड गजे सिकंदरी। तो इसने एक पैमाना निकाला गजे सिकंदरी लैंड मेजरमेंट का, यानी कि जमीन को मापने का एक पैमाना जो होता है, इसको हम लोग गजे सिकंदरी के नाम से जानते हैं। ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने ही स्टार्ट किया था। और सिकंदर लोदी ने कई सारी पोएम्स लिखता था पर्शियन में, ठीक है, यानी कि जो हमारी फारसी भाषा है उसमें, तो उसको हम लोग गुलरुखी के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि गुलरुखी नाम से पोएम्स कौन सा दिल्ली सुल्तान लिखता था? तो सिकंदर लोदी, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला लास्ट रूलर, ठीक है। ये लास्ट है किसका? लोधी डायनेस्टी का भी, और लास्ट है दिल्ली सल्तनत का भी, इब्राहिम लोधी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो है इसका हमें फर्स्ट एक बैटल इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। 1526 में बैटल लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो एक तरफ तो यही था हमारा इब्राहिम लोधी, एक तरफ कौन था? एक तरफ हमारा इब्राहिम लोधी था, और दूसरी तरफ हमारा बाबर था, ठीक है। तो दोनों के बीच में बैटल हुआ, और बहुत ही फेमस बैटल है जिसने इंडियन हिस्ट्री को पलट के रख दिया। अब दिल्ली सल्तनत खत्म, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत बाबर की हुई थी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हरा दिया था, और इसके हारने के बाद दिल्ली सल्तनत का यहीं पर अंत होता है, ठीक है। और यहाँ से अब नया एम्पायर शुरू होगा जिसको हम लोग मुगल एम्पायर, या नया पीरियड शुरू होगा इसको हम लोग मुगल पीरियड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इब्राहिम लोदी से? तो इब्राहिम लोदी ओनली दिल्ली सल्तनत का जो शासक था हु डाइड इन द बैटलफील्ड, यानी कि जो युद्ध भूमि के स्थल पे ही मर गया था, वो पहला सुल्तान कौन था? पहला नहीं, मतलब इकलौता सुल्तान, ओनली रूलर है ना, तो इकलौता सुल्तान कौन सा था जो बैटल में ही मर गया था? तो ये हमारा इब्राहिम लोदी ही था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की मौत के बाद अब दिल्ली का अगला कोई सुल्तान नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अब बाबर आ चुका है। तो बाबर ने क्या किया है? दिल्ली सल्तनत का एंड कर दिया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक है, और फाउंडेशन कर दी है एक अलग डायनेस्टी की, जिसको हम लोग मुगल डायनेस्टी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो 1206 से लेकर के 1526 तक हमें देखने को मिलता है क्या? दिल्ली सल्तनत पीरियड। क्या देखने को मिला है? दिल्ली सल्तनत, और ये हो जाएगा हमारा पीरियड, ठीक है। वो तो 1526 में जब बैटल हो गया तो अब डायनेस्टी फाउंडेशन हो गई किसकी? मुगल्स की। तो 1526 से लेकर 1857 की जब तक क्रांति नहीं आ जाती है, ठीक है, तो तब तक अब मुगल्स रूल करेंगे, ठीक है। तो बाबर ने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन दिल्ली पर कर दी है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक है। तो यहीं पर हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और रूलर्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और इसको शेयर भी कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में। तो दिल्ली सल्तनत हमारे यहाँ से कंप्लीट होती है। और अब बात करेंगे, हम लोग मुगल्स की तरफ चलेंगे, तो जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो मुगल पीरियड से होगा, जिसमें हम लोग सभी मुगल रूलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो भी बिल्कुल डिटेल से होगा। और ऐसी क्लासेस आपको अगर पसंद आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सोशल क्यूआर्स और लिंक्स लगाए हैं, ये आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हो, ऐसा ही कंटेंट पा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में मुगल पीरियड में। थैंक यू।